नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आज़ाद अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी तैयारी को लेके। मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप लोगों को कल से पढ़ाना शुरू किया हूं। कल की श्रेणी में हमने देखा कि कैसे कैसे करके यूरोपीय कंट्री में भारत से व्यापार को लेकर के एक संस्था, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आप लोग जानते हैं, उसका गठन होता है। वो कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती है। बाद में वो व्यापार करते करते कैसे राजनीति में फिर पूरा अपना उपनिवेशवाद इंडिया पे स्थापित करती है। उसी क्रम में हमने ये देखा था कि भारत का संवैधानिक विकास भी हुआ। भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले कंपनी द्वारा बनाए गए अधिनियम, फिर उसके बाद ब्रिटिश ताज द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा किया गया। उसमें भी हमने आप लोग से बताया था कि कंपनी ने भी जो उसका कार्यकाल है, अपनी सहूलियत के लिए हम लोग बांट के उसको 3 खंड में पढ़ते हैं। पहला, जब कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी। दूसरा, जब व्यापार और राजनीति दोनों करने लगी। तीसरा, जब सिर्फ राजनीति करने लगी कंपनी। और उसके बाद जो अधिनियम बने वो सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के माध्यम से भारत में बनने लगे। तो कंपनी जब व्यापार के मोड में थी, तो सिर्फ जब व्यापार ही करती थी, तब वो कार्यकाल जो था वो कल हमने आपको डिस्कस भी कर दिया है। पुरानी क्लास आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि कब से कब क्या आर्डर है किस चीज़ का। तो व्यापार कंपनी ने सिर्फ 1600 से 1765 तक किया था। 1765 तक ही उसने सिर्फ व्यापार किया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1757 और 1764 में प्लासी और बक्सर जैसे निर्णायक युद्धों का हो जाना कहीं न कहीं कंपनी की जो अर्थव्यवस्था है और कंपनी के व्यवसाय के तरीके को और भारत में कंपनी की राजनीतिक जो प्रणाली थी उसको उसने चेंज किया। और फिर 1765 में ही इलाहाबाद की संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने द्वैध शासन आरोपित किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लिया। उसके बाद फिर कंपनी व्यापार और राजनीति दोनों करने लगी। फिर वो व्यापार और राजनीति जब कर रही थी, तो वो समय था 1765 से 1833 तक का। जब 1833 का वो समय होता है जब भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं, उनकी सहयोगी जो परिषद होती है, उसमें एक विधि सदस्य बनाया जाता है और लॉर्ड मैकाले के रूप में। और वहीं पे हम देखते हैं कि 1833 में एक अधिनियम भी आता है, एक एक्ट भी कंपनी पारित करती है। उसके बाद कंपनी सिर्फ राजनीति करने लगती है और वो 1833 से 1857 का समय काल होता है। फिर आपने देखा कि जैसे यहाँ पे 1757 में प्लासी का और 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है, वैसे ही जब कंपनी राजनीति सिर्फ कर रही होती है, तब 1857 में भारत की महान क्रांति हो जाती है। और भारत की महान क्रांति होने के बाद ब्रिटेन की जो संसद होती है, वो कंपनी के कार्यकाल को भारत में समाप्त करती है, या कंपनी के अस्तित्व को भारत में समाप्त करते हुए सीधा भारत का शासन अपने हाथ में लेती है। मतलब ब्रिटिश संसद फिर इसको रेगुलेट करने लगती है। और वो कार्यकाल जो होता है, वो कालखंड जो होता है, वो 1858 57 की क्रांति होती है। 57 के बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज की हुकूमत इंडिया पे होती है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो 57 का टर्म है, एक 1757, दूसरा 1857, 1757 और 1857, 57 का टर्म जो है कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में अहम रोल करता है। फिर मैं आज आप लोगों से कल मैंने जो एक आर्डर दिया था कि 1600 का जो एक्ट आता है, फिर 1726 का एक्ट आता है, वो कंपनी के व्यापार के कार्यकाल में ही सिर्फ दो एक्ट आते हैं। उसके बाद फिर व्यापार और राजनीति की शुरुआत भारत में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत की जाती है। तो उन्हीं सारे कानूनों पे बिंदुवार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो 3 एक्ट पे करेंगे, 3 एक्ट या 4 एक्ट जैसा समय रहा। तो पहला जो एक्ट होगा, हमने इसमें बताया था कि जब कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी, कल की क्लास में आप जाके देख लीजिएगा, जब कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी तो 2 एक्ट उसने पारित किए थे। कौन कौन सा? 1600 का एक्ट
1600 का एक्ट और 1726 का एक्ट, 1726 का एक्ट, ये दो एक्ट ये ऐसे थे जो कंपनी ने अपने व्यापार के कालखंड में पारित किया। तो पहले हम लोग बात करते हैं 1600 का एक्ट। आप लोग नोट बुक और पेन लेके बैठिए। क्लास में वैसे मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आप सब लोग तुरंत इसी क्लास में ही, हाँ, तो मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। मैं बात कर रहा था कि आज हम लोग बात करेंगे जब कंपनी का जो है व्यापार का कालखंड चल रहा था, उसने जो 2 अधिनियम महत्वपूर्ण यहाँ इंडिया में पारित किए थे, वो था 1600 का एक्ट और 1726 का एक्ट। तो हमारी चर्चा इसी पे होनी है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक प्रॉपर नोट्स अपना बनाएं। तो 1773 के एक्ट तक आज हो सकता है संभवतः क्लास में 1773 तक के एक्ट को डिस्कस किया जाए। आप सभी लोग एक अपनी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स में जब बनाएंगे, नोट्स में लिखेंगे, आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और आप चीज़ों को याद ज़्यादा देर तक और समझने में आपको सहायता मिलेगी। वैसे मेरे विश्लेषण के दौरान मेरी यही कोशिश होगी कि आप सभी लोग क्लास में कॉन्सेप्चुअल रूप से एकदम अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की तगड़ी हो जाए, ताकि आप आने वाले प्रश्नों से अच्छे से डील कर पाएं। तो मैं कह रहा था कि आज जो ये 1600 का एक्ट, 1600 का एक्ट क्या, इसको आप कह सकते हैं कि 1600 का चार्टर एक्ट, 1600 का चार्टर एक्ट। तो अब 1600 का चार्टर एक्ट आप समझिए कि 1600 का चार्टर एक्ट जो था वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कंपनी में हमने बताया कि जो यूरोप के लोग थे वो भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी का डेवलप करते हैं, एक कंपनी का विकास करते हैं। आप उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो उसी को, जैसे अब आपको वहाँ के परिवेश और वहाँ के हिसाब से चलना होगा। थोड़ी देर आप मेरे साथ चलिए कि उस समय यूरोप में क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से कंपनी का विकास हुआ था। तो मैंने आपको, आप समझिए कि ये मान लीजिए कि ये यूरोप का क्षेत्र है, खास करके ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन या उससे आसपास के जो भी सटे हुए देश हैं यूरोप में, तो वहाँ पे ऐसे कई व्यवसायी, जब वास्को डी गामा भारत से गया, उसके बाद लगातार भारत में यूरोपीय व्यवसायियों का आगमन बना रहा और सब एक लंबी समुद्री यात्रा करते हुए भारत तक आते थे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि कुस्तुस्तुनिया, हमने नहीं बताया था, शायद हम बता दे रहे हैं कि जो स्थल मार्ग से व्यापार की संभावनाएं थी वो कुस्तुस्तुनिया साम्राज्य के पतन के बाद अवरुद्ध हो गई थी। तो स्थल मार्ग से व्यापार संपन्न नहीं हो पा रहा था यूरोप वासियों का, इसलिए उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। तो हम देखेंगे कि ये मान लीजिए कि ये पूरा यूरोप या ब्रिटेन के आसपास का क्षेत्र है और वो सारे व्यापारी जो भारत आने के इच्छुक हैं वो इस डिब्बे में बंद हैं। भारत से व्यापार करने की इनकी प्रबल इच्छा है, इनको लाभ कमाना है, भारत से मसालों का आयात करना है और उसको वहां ले जाके बेचना है। तो वो लोग क्या किए कि अब हर एक छोटा व्यापारी, अपने यहाँ देखते भी होंगे आप लोग, आसपास गली मोहल्ले चौराहे में जो व्यापारी होते हैं वो शायद इतने सक्षम नहीं होते हैं कि इतनी पूंजी इकट्ठा कर लें कि वो समुद्री मार्ग में आने वाले सारे खर्च, जहाज का किराया, नाविक, ये सारी चीजें, और फिर उतना सारा रिस्क, समुद्र के रास्ते जाना, लहर है, ये है, वो है, डूब जाना, फिर उतना तब कम्युनिकेशन का भी आप समझ पा रहे होंगे कि उतना कोई वो प्रभाव नहीं रहता था। तो इन सब लोगों ने एक कंपनी बनाई, इन सारे व्यापारियों ने मिलके एक कंपनी बनाई और कंपनी में क्या किया कि एक कंपनी बनाई, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया और उस कंपनी में 24 लोगों को कोर कमेटी में रखा गया।
कि ये 24 लोग जो होंगे ये विधि बनाएंगे। और इन 24 जो 24 लोग हुआ करते थे, 24 लोग, इनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब बात आती है कि भाई हाँ, ये सारे व्यापारी हैं, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज संस्था का विकास किया और उसमें 24 लोगों को ऐसा सिलेक्ट किया कि ये 24 लोग जो होंगे वो कंपनी को गवर्न करेंगे और उसको देखेंगे और व्यवसाय से जुड़े, यात्रा से जुड़े तमाम भी जो भी समस्याएं उस समय की थी वो उस पर काम करेंगे। और ये कंपनी का जो लाभ मिलेगा वो कंपनी के सारे शेयर धारकों में जैसा जिसका शेयर होगा वैसा उसका लाभ बढ़ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ, यहाँ के सारे छुटपुट जो व्यापारी थे छोटे छोटे, उन लोगों ने मिलके एक 24 लोगों की कोर कमेटी बनाई और यही कोर कमेटी के लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में सेलेक्ट हुए। अब इसमें भी एक नियम था। नियम ये था कि मान लिया ये व्यापारी ए है, ये व्यापारी बी है, ये व्यापारी सी है। अब इसके पास है 300 पाउंड, इसके पास है 100 पाउंड का शेयर खरीदने की क्षमता, इसके पास है 100 पाउंड खरीदने की क्षमता। तो क्या किया गया था कि शुरू में जो कंपनी के नियम बनाए गए तो उसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति कंपनी का 500 पाउंड का शेयर खरीदेगा, कितने पाउंड का? 500 पाउंड का शेयर खरीदेगा, वो कंपनी में अपना बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चयन कर पाएगा। क्यों? हमने क्या बताया कि जिस आदमी की शेयर खरीद क्षमता 500 पाउंड की होगी, वो, जैसे ये नहीं होता है कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक विधायक या एक संविधान सभा में जैसे मेंबर जाते थे, वैसे कि, और यही लोग कंपनी के डिसीजन लेते थे, यही लोग कंपनी को मतलब व्यापार कराते थे, यही लाभ कमाते थे। तो क्या हुआ कि अब जैसे ये 3 लोग हैं, अब इनकी किसी की भी अपनी अकेले क्षमता नहीं है कि वो कंपनी में अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रख सके या अपना प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये तीनों अपना एक होके और यहाँ कंपनी से 500 पाउंड का शेयर खरीद लेते थे। तो ऐसे ऐसे 3 व्यापारी जो यहाँ इच्छा रखते थे व्यापार करने का भारत में, उनकी मंशा पूरी होती है और वो जो है अपना एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी में भेज पाते हैं। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या होता है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये कितने पे सिलेक्ट होते हैं? जो 500 पाउंड की खरीद करता होगा, 500 पाउंड पे एक डायरेक्टर की नियुक्ति हो जाती थी। इतनी बार क्लियर? तो ये कंपनी बन गई और ये सारी कंपनी जब बन गई, स्टेब्लिश हो गई, सारे नियम व्यापारी के जो भी अपने ऑर्गेनाइज संस्था थी उसके बारे में, एक्चुअल में ये वहाँ की साम्राज्ञी या ब्रिटिश संसद के अंडर में ही चीजें डेवलप हो रही थी। तो वहाँ पे क्या था कि आप अगर यूरोप या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश शासन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आप कहीं भी ऐसे जाके नहीं जाके मतलब कि व्यापार कर सकते थे। तो कंपनी को व्यापार करने के लिए जब भारत आना हुआ तो उसने अपने यहाँ की सामग्री, जो सामग्री नहीं, साम्राज्ञी तो मैंने बता दिया कि सामग्री, अरे ठीक है, सामग्री, तो वो थी एलिजाबेथ प्रथम। उस समय की जो वहां पे साम्राज्ञी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। तो उनसे एक उन्होंने अनुमति मांगा और कि हम ये इस तरीके का है और हमारी कंपनी है, हम भारत व्यापार करना चाहते हैं और ये सारा प्रोसेस है। तो इन्होंने उस कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया, एक राजलेख दिया। तो एक्चुअल में हमने कल आपको शायद बताया भी था कि चार्टर को राजलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्टर को राजलेख कहा जाता था ब्रिटेन में, अब कहा जाता ही है। तो उन्होंने उनको एक अनुमति पत्र दिया, वही अनुमति पत्र जो है
1600 का चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट है। आपसे एक आध बार क्वेश्चन ये भी बना है, हमने देखा है कि पूछता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूरा जो प्रारंभिक नाम था वो क्या है, और वो एग्जैक्ट टाइम ऑफ उसके जो ओरिजिन उसका टाइम क्या है एग्जैक्ट। तो टाइम मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग उस कंपनी का नाम कमेंट करिएगा कि हाँ कंपनी का नाम जब वो उसकी संस्था का गठन हुआ था तो वो क्या था। तो मैं मार्चेंट ऑफ करके था, मैं आपको भी हिंट दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट करके बताइएगा। तो क्या था, कंपनी कब बनी थी 1599 में, और 1600 में वो भारत आ गई थी। तो 1600 का चार्टर एक्ट जो उनको मिलता है वो क्या है, एक राजलेख है जो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता है कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं, और भारत में व्यापार तो करेंगे ही करेंगे, आपका भारत के साथ व्यापार पे एकाधिकार होगा। कहने का मतलब, अब ब्रिटेन की तरफ से जो भी व्यापारी हैं वो ऐसे नहीं कि अकेले गए व्यापार किए चले आए, नहीं, अब जिसको भी व्यापार करना होगा वो कंपनी के शेयर खरीदेगा और कंपनी व्यापार करेगी, उसमें से उसको फायदा मिलेगा। तो क्या कहा गया कि ये क्या था, कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया। इस चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, इस चार्टर एक्ट के तहत ये हुआ कि कंपनी को 15 वर्षों 15 वर्षों के लिए, शुरू में 15 वर्ष था, बाद में 20-20 वर्ष हुआ। तो कंपनी का एक अपना मोटा मोटा आंकड़ा ये समझ लीजिए कि कंपनी को 1600 में चार्टर एक्ट मिल जाता है और उसको फिर 1813 में उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ लिख देते हैं, आप समझ लीजिए, पहले इसको देख लीजिए कि कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र दिया जाता है, अधिकार पत्र मिल जाता है। और ये अधिकार पत्र कैसा था कि भारत के व्यापार पे, भारत के व्यापार पर, भारत के व्यापार पर कंपनी का क्या होगा, एकाधिकार होगा। आप लोग अपने सेंटेंस में उसको बना के लिख लीजिएगा कि हाँ, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती है कि मैं एकदम लाइन टू लाइन आपको लिखाऊं, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा कि कंपनी को 1600 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। 1600 का चार्टर एक्ट पहला तो जारी किसके द्वारा किया गया, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। उन्होंने इसमें क्या कहा कि कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र दिया गया। अधिकार पत्र मतलब राजलेख, राजलेख को ही चार्टर कहते हैं, इसीलिए इसके एक्ट में इस एक्ट के नाम में चार्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो कंपनी को 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दिया गया। वो अधिकार पत्र क्या घोषणा करता था, वो अधिकार पत्र ये घोषणा करता था कि भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार होगा। ठीक, ये है 1600 का चार्टर एक्ट। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप ये भी जानते हैं कि जब किसी भी चीज का एकाधिकार, जैसे अब व्यापार को लेके ही एकाधिकार को इंग्लिश में एक टर्म यूज होता है, मोनोपोली। जहां पे भी जिस भी, अब आप बाद में जब अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे कि मोनोपोली जो होती है वो एक जो व्यापार के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत डेंजर जोन होती है, दो धारी तलवार होती है। खैर इन सब सिलसिले में मैं बाद में पढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने बता दिया था आपको 1600 का चार्टर एक्ट। उसके बाद कंपनी का कब उसको एकाधिकार मिला, कब उसका नाम चेंज हुआ, कब वो समाप्त हो गई, ये इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए। तो 1599 में कंपनी बनी, कंपनी बनी। 1600 में एकाधिकार मिला, एकाधिकार, एकाधिकार किस पे, व्यापार पे। ठीक, फिर क्या होता है कि 1833 में
एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। एकाधिकार समाप्त क्यों? अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों। ब्रिटेन ताज जो है, अब आप समझिए कि 1600 से लेके 1813 तक कंपनी का भारत पे एकाधिकार रहा, पर उसके बाद ब्रिटिश संसद ने एकाधिकार समाप्त कर दिया। अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ, ये सब एक क्रमवार तरीके से हुआ। क्रमवार तरीके से जब हम पढ़ेंगे, हम बाद में उसको बीच में जो एक्ट आएंगे उसके माध्यम से आपसे चर्चा भी करते रहेंगे। ये हुआ ये था कि 1813 आने तक आते आते अब इसमें 1765, 1774 क्लाइव, द्वैध शासन, भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीजों के बीच से कंपनी गुजर चुकी होती है। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश ताज ने और छोटी छोटी कंपनियों का गठन कर दिया था कि आप भी जा सकते हैं। जैसे अब उधर से फिर देखिए डच भी आने लगे थे, फ्रांस के लोग भी आने लगे थे, और ब्रिटेन में भी कई छोटी छोटी कंपनियों का विकास कर दिया कि आप भी जाके भारत में अपना एक ऑर्गेनाइज संस्था बनिए व्यापारियों का, और आप भारत में सेम जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती है वैसे आप व्यापार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार का लेवल, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। और दूसरे, कंपनी बहुत, आप समझिए कि इतनी समृद्ध हो जा रही थी कि कभी कभी तो ब्रिटिश ताज, जब जो वहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको भी लगने लगता था कि कहीं हमारी जो पावर है इसके आगे कम न पड़ जाए, तो उनको ये भी एक टेंशन हुआ करती। ये राजनीतिक कारण में है। मेंस की आंसर राइटिंग होगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका बहुत महत्व होता है, फिर बाद में बात करते हैं। 1833 में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु इसमें दो चीजें बचा दी गई थी कि आप चीन मतलब देश, आप चीन और चाय, ये दो वस्तुएं ऐसी होंगी जिस पे अभी आपका एकाधिकार बना रहेगा, एकाधिकार बना रहेगा। ठीक। और 1833 में ये भी समाप्त कर दिया गया, ये वाला एकाधिकार जो था इनका, चाय और चीन का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। फिर 1858 में कंपनी ही समाप्त कर दी गई, कंपनी ही समाप्त कर दी गई। आपको हमने बताया अभी आर्डर में कि 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम बने वो सीधे सीधे ब्रिटेन संसद से बनते थे, जो मतलब ब्रिटिश ताज का शासन कहा जाता है। तो कंपनी का अस्तित्व भी समाप्त कर दिया गया। आशा इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने 1600 का अधिनियम, 1600 का चार्टर एक्ट हमने आपको बताया कि क्या था, कैसे था, ओरिजिन क्या था, क्या प्रावधान था, राजलेख क्या था, कितने वर्षों के लिए था, और उसके बाद हमने आपको ये बता दिया कि कंपनी का जो इतिहास था वो क्या था। 1599, मतलब एक ओवरव्यू कि कंपनी 1599 में बनी, 1600 में एकाधिकार मिला, 1813 में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, 1833 में ये चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार बना, बाकी शेष दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया, और 1858 में कंपनी ही समाप्त कर दी गई। तो हमने आपको जैसा बताया कि जब ये लोग यहाँ आ रहे थे तो इतिहास, ये तो मतलब संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास है, तो इतिहास के ज़्यादा पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगूंगा तो फिर ये अपना जो पोर्शन है, जिस विषय को विषय वस्तु मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ में, वो डिस्टर्ब होगी। तो एक वैसे बता देते हैं कि 1726 का एक्ट, 1726 का एक्ट, इसकी थीम क्या थी। अब 1726 आते आते भारत में, 1726 आते आते यहाँ भारत में, ये प्रायद्वीपीय मतलब पेंसुलर भारत है, पेंसुला है, तो इसमें ही अभी था, तो इतना ही है। अभी आप समझो कि यहाँ पे है बम्बई, यहाँ पे क्या है, बम्बई है, यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु का क्षेत्र, यह है मद्रास, यहाँ क्या है, बंगाल। इन क्षेत्रों में कंपनी का प्रभुत्व ज्यादा था, और यहाँ पे उन्होंने अपनी कोठियां डेवलप कर ली थी,
इतिहास में आप पढ़ेंगे कि कोठी क्या था, फिर उसमें सेंट फोर्ट ऐसे किले डेवलप किए गए थे, कई किले थे। तो उसमें जो है ये क्या है, ये है बम्बई, और ये क्या है मद्रास, और ये क्या है बंगाल। तो क्या हुआ, अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, 24 मेंबर थे ये कोर कमेटी में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आप समझ जाएंगे इसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, सीओडी से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कितने मेंबर थे, 24 सदस्य थे। और कंपनी लगातार भारत में व्यापार के दरमियान इतनी समृद्धि उसकी पहुंच गई कि उसने मद्रास, बंबई और बंगाल में अपने 3 बड़े बड़े मुख्यालय खोल लिए थे। और उस सब में वहां का जो शासन या कंपनी से जुड़े हुए जो नियम थे उसको बनाने के लिए अब ये 24 लोग ही इनफ या सफिशियंट नहीं हो पा रहे थे। तो एक एक गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी, एक एक गवर्नर की नियुक्ति की गई थी कि आप इन मुख्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। और देखिए कितनी रणनीतिक तरीके से ये ट्रायंगल बनता है कि इतना जब रहेगा तो बीच में कहीं भी कुछ होगी तो हम लोग अपना जो है समझ लेंगे। तो इस 1726 के एक्ट में अभी तक नियम यही लोग बनाते थे और स्थानीय काम ये लोग देखते थे, गवर्नर्स। तो 1726 के एक्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ यही इतना कहा गया था कि ये जो बंबई 1726 ये बंबई और बंगाल और मद्रास के गवर्नर भी विधि बना सकते हैं। अभी तक विधि कौन बनाता था, यही लोग बनाते थे। अब कौन बना सकता है, मतलब अब देखिए भारत में इनके व्यापारिक दृष्टिकोण से आगे निकल रहे हैं। ये धीरे धीरे जो है भारत पे अपना जो साम्राज्यवाद है या जो उपनिवेशवाद है उसको लाद रहे हैं, थोप रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ये क्या कर दिए कि सीओडी के 24 सदस्य ही अब उतने सक्षम नहीं थे कि इतने बड़े भारत के प्रदेश को, इतने बड़े क्षेत्र पे सारी विधि बना सकें। तो उन्होंने गवर्नर पहले तो इम्प्लीमेंट कर दिए। गवर्नर इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भैया अब जो है 1726 के एक्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि बंबई, मद्रास और बंगाल, आप बंगाल का रोल ऐसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा भारत की राजनीति में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बंगाल। बंगाल पे तो मन करता है कभी कभी एक अलग से पुस्तक लिख दी जाए कि हाँ बंगाल से ही पूरा जो है समझ लिया जाए। तो बंबई, मद्रास और बंगाल के जो गवर्नर थे, के गवर्नर भी विधि बना, यहां लिख देते हैं इसको, बंगाल के गवर्नर भी, यहाँ इस पूरे एक्ट को ही यहीं पे लिखते हैं क्योंकि आप लोग फिर समझ नहीं पाइएगा। फिर एक तो आजकल का बच्चा नोट भी नहीं करता है। 1726 का एक्ट, इस एक्ट में क्या बातें थी, इस एक्ट में बात थी, बहुत सिंपल सी बात थी। बात ये थी कि बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर भी विधि बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं, बना सकते हैं मतलब अपने क्षेत्र के लिए, ये नहीं कि पूरे भारत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विधि बना सकते हैं। तो आशा है इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप यहाँ तक देख चुके होंगे कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ,
क्या कारण आया कि बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी ये शक्ति देनी पड़ी कि हाँ भाई आप लोग भी विधि बना सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके अपना विकास कर रही थी। तो इस तरीके से कंपनी अपना विकास कर रही थी और विकास के क्रम में अब कल से हम लोग देखेंगे कि ये जो 2 एक्ट अभी हमने आपको बताए, 2 एक्ट हमने कौन कौन से बताए हैं कि 1600 का चार्टर एक्ट और 1726 का एक्ट। ठीक, ये 2 चीज हमने बताया आपको। और अब इसी की सीरीज कल, अभी तो ये था कि जब कंपनी क्या कर रही थी, सिर्फ शुद्ध व्यापार कर रही थी। व्यापार के क्रम में जो उसका कालखंड था उसमें जो एक्ट पारित किए गए, यही 2 मूल रूप से प्रमुख हैं। अब कल से हम आपको अगली क्लास में ये बताएंगे कि जब कंपनी व्यापार और राजनीति दोनों कर रही थी तो कौन कौन से एक्ट आए थे। उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, 86 का, फिर 93 का, ऐसे करके बताएंगे। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।